अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक इनवर्टिब्रेट्स के अंदर मूवमेंट हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो बाकी रह गई हैं आज हम उसको ख़त्म करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो हमारा ऑर्गेनिज़म आता है वो अर्थवर्म है। इसका बहुत ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। ये एक सेगमेंटेड वर्म है। एनिलिडा से इसका ताल्लुक़ है, जिसमें हमने पढ़ा हुआ है कि उसको हम सेगमेंटेड वर्म भी कहते हैं। और ये अकॉर्डियन लाइन मूवमेंट शो करता है। अकॉर्डियन एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका एक पार्ट अगर हम दबाते हैं तो दूसरा ऊपर हो जाता है, तो दूसरे को दबाते हैं तो पहले वाला वापस अपनी जगह पे आ जाता है। तो उसको हम अकॉर्डियन कहते हैं, जो कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। इसके जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो सीटी है और मसल्स हैं। ये इसका एमसीक्यूज़ के लिहाज से सीटी और मसल्स ये इसके लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो ये हमने इस चीज़ पे फोकस करना है कि एक्चुअली इसमें मैकेनिज़्म क्या है और ये किस तरह मूव करता है, उसको हमने देखना है। तो इसके अंदर जो मूवमेंट है, ये मेरे पास एक एक्सिस मैंने ड्रॉ किया है। सबसे पहला काम ये क्या करता है, इट बिकम थिन एंड शॉर्ट। ये बिल्कुल सीधा हो जाता है, क्योंकि ये सेगमेंटेड वर्म है तो इसको मैं सेगमेंट की फॉर्म में ही ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसे ये बिल्कुल सीधा हो जाता है। इट बिकम थिन एंड शॉर्ट। जब ये थिन एंड शॉर्ट होता है तो उसके बाद इसकी नीचे बॉडी के ब्रिस्टल्स, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बैक को एंटीरियर पे, पोस्टीरियर पे और नीचे भी होते हैं ब्रिस्टल्स। इसको कहते होते हैं सीटी, जो इसके लोकोमोटरी ऑर्गन है। मैं एंटीरियर वाले और पोस्टीरियर वाले ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये जो इसके जो सीटिंग है, सबसे पहले एंटीरियर पार्ट के मसल्स, जो ये एंटीरियर रीजन है, इसके जो सीटिंग है वो बाहर आते हैं और वो इसको एंकर कर देते हैं नीचे, ऐसे ज़मीन के अंदर। ये सॉयल है, इसके अंदर इसने एंकर किया है। ये हमारे पास इसकी जो शेप है वो कुछ ऐसे बनेगी। आगे से शुरू कर लेते हैं। ऐसे ऐसे फिर से जो है वो इसके इस रीजन में भी ऐसे होगा और पीछे से जो है ये नॉर्मली ऐसे होगा। यहाँ पे इसकी जो मूवमेंट है, एंड द सिटी ऑफ द इंटीरियर कम्स आउट एंड एंकर दिस पोर्शन इनटू द सॉइल। ये जो एंकर कर देता है, जो कि पीछे वाले जो अभी सीटी है वो भी एंकर नहीं हुए, वो बॉडी के अंदर ही है, वो एंकर नहीं हुए। अब यहाँ पर ये जो बॉडी इसकी, ये वाला पार्ट जो यहाँ पे एंकर हुआ है और यहाँ पे स्वेल हो गया है, ये फूल गया है, शॉर्ट हो गया है, उसके अंदर कौन सी चेंजेस आ रही हैं इस रीजन के अंदर, पहले हम ये देखेंगे। इसी तरह इसी रीजन को हम देखेंगे तो इस रीजन के अंदर कौन सी चेंजेस आ रही हैं। डेफिनेटली दोनों के अंदर जो थिक पार्ट है, जो इसका स्वोलन पोर्शन है, वो सेम है। तो उन दोनों के अंदर जो चेंजेस हैं वो भी क्या आई होंगी, सेम आई होंगी। हमने इसके अंदर चेंजेस देखनी है। एक्चुअली इसके अंदर होता ये है कि यहाँ पर ये जो मसल इन्वॉल्व है, दो किस्म की इसकी बॉडी के मसल्स होते हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर वन, अगर हम सिलेंड्रिकल बॉडी, क्योंकि ये शॉर्ट एंड थिक हो गया फ्रंट से, ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल इसका बॉडी पार्ट मैंने पार्ट लिया, उसको बाहर निकाल के देखा। अब इसमें क्या होता है कि जो मसल इसकी बॉडी के अंदर अरेंज है, एक लेंथ वाइज है, एक जो है वो सर्कुलर फॉर्म में है। जो लेंथ वाइज मसल अरेंज है उसको, उसके अंदर जो चेंज आती है, जैसे डेफिनेटली एक चीज़ ऐसे पड़ी है, मैं उसको ऐसे दबा दूँ, वो क्या हो जाएगी हमारे पास, दैट विल बी कॉन्ट्रैक्टेड, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसकी शेप डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो क्या हो जाते हैं, हमें बिल्कुल क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाते हैं। दे विल बी कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए। इसी तरह ये वाले, ये मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट हैं। इन मसल को क्या कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं? इसको हम बोलते होते हैं जी लॉन्गिट्यूडिनल मसल। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो लेंथ वाइज अरेंज है उसको लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं। जबकि जो दूसरी टाइप के मसल हैं जो इसकी बॉडी में लेंथ वाइज अरेंज है, ऐसे, डायमीटर वाइज ऐसे सर्कुलर फॉर्म में लपेटा हुआ है, उन मसल्स को हम क्या कहते होते हैं जी, सर्कुलर मसल। सो
First of all, it become thin and long. The anterior end CT comes out and anchor this part into the soil. The longitudinal muscle will contract and circular muscle will relax. ये साथ में मेंशन कर रहा हूँ कि जो longitudinal muscle है they contract, ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, और सर्कुलर मसल हमारे पास जो इसके हैं दे विल बी रिलैक्स, ये रिलैक्स हुए। तो ये वाला ये वाला पार्ट जो है वो इस तरह शॉर्ट वाइडर हो गया, और वो हमें किस फॉर्म में नजर आएगा, बाकी पार्ट से बड़ा नजर आएगा। और इस पार्ट में एक्चुअली क्या होता है, जो पीछे वाले सेगमेंट है वो आगे इसके साथ लग जाते हैं, ये बड़ा हो जाता है, ऐसे उठाता है ये पार्ट ऐसे, इस तरह ये सीधा था, ऐसे उठाता है और आगे ले जाता है, ऐसे उठाता है और अपने साथ आगे ले जाता है। इस मूवमेंट की वजह से ये एक हमें ये सोलन पोर्शन, ये थिन, ये फिर सोलन पोर्शन, फिर थिन, इसलिए हम इसको कहते हैं शो दी अकॉर्डिंग लाइन मूवमेंट। इस पार्ट के अंदर कौन सी चेंजेस है, ये जो हमारे पास थिन पार्ट है उसके अंदर जरा चेंजेस को देखें तो ये थिन पार्ट होगा, चाहे वो जिस पार्ट में मर्जी शिफ्ट हो जाए, उसके अंदर क्या होता है, डेफिनेटली हमारे पास अगेन वही स्ट्रक्चर, ये मेरे पास एक पार्ट हमने निकाला है, उसको ज़रा क्योंकि वो थिन है ज़रा उसको छोटा बना रहा हूँ, ये मेरे पास वो मसल का पार्ट है। जब उसको हम देखते हैं तो उसके जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है दे विल बी रिलैक्स, उसके जो लॉन्गिट्यूडनल मसल होंगे दे विल बी रिलैक्स्ड, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल उसके रिलैक्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल आर रिलैक्स, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट थे। जबकि जो सर्कुलर मसल है, सर्कुलर मसल इसके अंदर क्या होंगे, जो बॉडी के डायमीटर वाइज अरेंज हैं वो यहाँ पे क्या होंगे, डेफिनेटली ऊपर से सर्कुलर मसल ऐसे दबाऊं वो क्या आ जाएंगे, इसको कंप्रेस करके थिन कर देंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल ऐसे दबाऊं तो वो थिन करके इसको बड़ा कर देंगे। तो जो सर्कुलर मसल हैं दे विल बी सर्कुलर क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों का यहाँ पे जो है वो चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं। अब उसके बाद क्या करेगा, फिर से हमारे पास ये इसकी मूवमेंट अगर हम देखें, एक पार्ट और सेगमेंट ड्रा कर लें, इतना सा पार्ट है, फिर से दोबारा जो एंटीरियर पार्ट है इसके वो फ्री हो जाएंगे, वो एंटीरियर वो बिल्कुल ऐसे थिन हो जाएंगे फिर से, जबकि जो बाकी जो पहले जो है वो थिन थे वो क्या हो जाए, होने लग जाएंगे, डेट विल बी थिक ऐसे, और पीछे वाला पार्ट जो फिर से क्या हो जाएगा वो थिन। तो ये जो हमारे पास इसके अंदर मूवमेंट आती है, पहले पार्ट कुछ थिन करेगा फिर थिक करेगा, तो उसकी वजह से ये मूवमेंट आगे जो है वो करता जाएगा। पहले पोस्टीरियर एंड के एंटीरियर एंड के सिटी बाहर आए, बाद में किस एंड के बाहर आएंगे, पीछे वाले एंड के एंटीरियर एंड के, वो पार्ट फिक्स होगा। तो ये ऐसे आगे आगे मूव करता जाएगा, फिर से ये पार्ट जो है ये इस फॉर्म में जाएगा, फिर ये आगे आगे को मूव करता जाएगा। दैट्स व्हाई इसमें क्या होता है कि जो मूवमेंट है वो ये आपको वेव्स की फॉर्म में नजर आएगी, अप पार्ट, डाउन पार्ट, अपर पार्ट और डाउन पार्ट, इस वजह से इसको हम अकॉर्डिंग लाइन मूवमेंट कहते हैं। यहां से अब इसके जो सिटी हैं वो बाहर है, तो जिस एंड को मूव करना है उसी एंड के इसके सिटी जो है वो बाहर आएंगे। तो ये मैकेनिज्म है अर्थवर्म के अंदर। उसके बाद कॉकरोच वेरी फेमस एनिमल है, इंसेक्ट है आर्थ्रोपोड के अंदर। इसका ताल्लुक इंट्रोडक्शन में आर्थ्रोपोड, इसकी जो मोड ऑफ लोकोमोशन है वो दो है, या तो ये तेज दौड़ता है या तेज थोड़ी सी फ्लाइट लेता है, उड़ता नहीं है ज्यादा लेकिन थोड़ी सी फ्लाइट लेता है। तो अब हमने पढ़ना है इसके लोकोमोटरी ऑर्गन, डेफिनेटली भागने के लिए टांगे चाहिए और उड़ने के लिए पर चाहिए, विंग्स चाहिए। तो मैकेनिज्म क्या है, किस तरह ये मूव करता है, तो उसके लिए मैं रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मेंशन करूँगा। ये मेरे पास सपोज के एक कॉकरोच है, ये मेरे पास एक रिप्रेजेंटेटिव कॉकरोच है। अब इसमें क्या होता है कि 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, 1 2 ये 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं। इसको क्या कह रहा हूं, 4 लेग, ये 4 लेग है, ये मेरे पास मिड लेग, और ये मेरे पास कौन सी है जी, ये मिड लेग है, ये 4 लेग है पेयर, और जो लास्ट है डेट इज हाइंड लेग, पीछे वाली। तो ये 3 इसके पेयर होते हैं लेग्स के, तीनों का फंक्शन डिफरेंट है। जो इसकी वॉकिंग के दौरान, ड्यूरिंग वॉकिंग हम पढ़ रहे हैं, फ्लाइंग नहीं है, जो वॉकिंग के दौरान इसने करना है, डेफिनेटली जो 4 लेग है इसका काम क्या होगा, इसको आगे की तरफ पुल करना, खींचना।
क्या करती हैं, ये इस डायरेक्शन में इसको पुल करती हैं। यानी कि एक चीज हमने पकड़ी है, इसको आगे से खींचेंगे तो इसका मतलब है मैं इसे पुल कर रहा हूं। तो फ्रंट लेग इसकी जो फोर लेग है इसको पुल करती है जिस डायरेक्शन में इसने मूव करना है, और जो हाइंड लेग है वो इसको पुश करती है, पीछे से धक्का देती है, जिसकी वजह से ये पुल कर रही है, ये पीछे से उसको पुश कर रहा है, तो उसकी वजह से तेजी से आगे मूव कर देती हैं। लेकिन जो सेंट्रल लेग हैं दे एक्ट एज अ प्रॉप। प्रॉप मीन एक्ट एज ए लिवर, एक्ट एज ए सपोर्ट, वो उसको सपोर्ट दे रही हैं ताकि जो मूवमेंट है वो इजीली हो जाए। उसके बाद इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आपके कॉकरोच है इसकी दोनों साइड की लेग्स एट ए टाइम नहीं मूव करती। पहले क्या होता है, सपोज कि इसकी दो पार्ट है, ये फोर लेग है, ये हाइंड लेग है। सबसे पहले क्या करेगा, सॉरी ये इसकी राइट साइड वाली लेग्स हैं, ये इसकी लेफ्ट साइड वाली लेग्स हैं। ये क्या करेगा, पहले एक साइड वाली लेग्स को, मसलन हम राइट साइड वाली लेग्स की तरफ बात कर रहे हैं, उसको आगे लेके जाएगा तीनों को। पहली फोर लेग पुश कौन करेगी, हाइंड लेग, और जो एक्ट करेगी वो प्रॉप है। इसको फिर रेस्ट में ले जाएगा, इन तीनों लेग्स को आगे लेके जाएगा। इट मूव एट ए टाइम वन साइड ऑफ लेग्स, पहले इस साइड को फिर उस साइड को, ऐसे ऐसे ये आगे को दौड़ता चला जाता है। तो ये इसके अंदर मैकेनिज्म है कॉकरोच के अंदर। लेकिन जो फ्लाइट है ये फ्लाइट लेता है, फ्लाइंग नहीं करता है, उड़ता नहीं है ज़्यादा, थोड़ी सी फ्लाइट लेता है, उड़ के किसी जगह पे गिर जाएगा बस, इतनी ज़्यादा नहीं उड़ता है। होता क्या है कि इसकी जो पेयर्स मसल हैं, जो विंग्स हैं, वो दो पेयर है किसी तरह का, ये ऐसे टू पेयर ऑफ विंग्स होते हैं इसके। जो एंटीरियर विंग्स, ये एंटीरियर है, और ये जो पीछे होते हैं इसको हम क्या कहते होते हैं, पोस्टीरियर। इसके एंटीरियर विंग्स नहीं मूव करते, वो इसको कवर करते हैं बस। और जो पोस्टीरियर छोटे साइज के होते हैं ना, वो इसकी थोड़ी सी फ्लाइट लेने में हेल्प करते हैं। ये इस तरह उड़ता है कि इसकी पूरी बॉडी को बैलेंस भी रहे और स्टेबलाइज भी करे। तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ विंग्स हेल्प टू सम एक्सटेंट फ्लाइट इन कॉकरोच, एंड दैट्स ऑल अबाउट कॉकरोच। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्नेल। स्नेल के अंदर जो ये दोनों का ताल्लुक, स्नेल और मुसल्स, ये मोलस्का है फैमिली, जी सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म। लेकिन इनमें इनकी जो स्ट्रक्चर अगर हम देखें स्नेल की, तो इसकी ऐसे होती है, और ये इसके ऊपर एक शेल होता है, ये शेल, और नीचे वाले पार्ट बिल्कुल इसका जो है वो सॉफ्ट होता है। ये इसका पार्ट जो है ये सॉफ्ट होता है, और इसी को यूज करते हुए ना ये आगे बढ़ता है। इसको हम कहते होते हैं, जो इसका पार्ट अटैच है सॉइल के साथ, इसको हम कहते होते हैं जी मस्कुलर फुट। मसल से बना होता है, कोई उसके अंदर बोन नहीं है, इस वजह से हम उसको कहते हैं मस्कुलर फुट। और इसी की मदद से जो मस्कुलर फुट है बहुत स्लो, ये हाइड्रोस्केलेटन है, इसके सॉफ्ट पार्ट है, इसमें वाटर है, तो ये क्या करेगा, इसको मूव करता है, स्लो जो है वो आगे क्रॉल करता रहता है। बड़ी स्लो स्पीड होती है, क्योंकि स्लो क्यों है, शेल की वजह से, क्योंकि शेल का वेट होता है इसकी वजह से जो शेल है ये हैंडीकैप है टू द मूवमेंट ऑफ मोलस्कन। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म हमारे पास है इसमें वो स्टारफिश। स्टारफिश का ताल्लुक काइनोडर्मेटा के साथ है, जिनकी बॉडी पे वो स्पाइन्स होते हैं, उसको काइनोडर्मेटा कहते हैं फाइलम के अंदर। तो इसका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो ट्यूब फीट, और सेकंड जो है वो सम एक्सटेंट, ज़्यादा नहीं, वो आर्म्स हैं जो इसकी स्विमिंग में हेल्प करती हैं। वो किस तरह मूव करती हैं, सबसे पहले इसकी जो ये रेडियल कनाल होती है सेंटर में, जहाँ पे इसका माउथ भी लोकेटेड होता है, ये मैं जो पार्ट कलर किया है ये सेंटर कलर का, वो प्लाजो एक्ट करेगा एज ए माउथ। और उसके बाद जो दूसरा, जब इसकी बॉडी के अंदर बाय माउथ वाटर जाता है ऐसे, यानी कि ये हमारे पास स्टारफिश है ना, अगर हम उसको देखें, माउथ इसका वेंट्रल साइड पे मौजूद है, डॉर्सल ये वेंट्रल साइड पे मौजूद है, तो वाटर इसके अंदर एंटर होता है, तो इसके जितने ये ट्यूब फीट हैं इनको हम कहते हैं ट्यूब फीट। ये ट्यूब फीट है, दे विल बी एक्सटेंडेड, ये ऐसे एक्सटेंड हो जाती हैं बाहर की तरफ। ये बिल्कुल जो है ये आर्म्स भी इनके साथ हैं, और ये ट्यूब फीट अंदर है। ये हमारे पास ट्यूब फीट का स्ट्रक्चर इस तरह एक्सटेंड हो जाती है। जब ये एक्सटेंड होती है ना, ये किसी के साथ जाके सक्शन, यानी कि उसको ऐसे चिपक जाती है, बाइंड भी हो सकती है।
जब इसने मूव करना है किसी भी डायरेक्शन में तो ये अपने आर्म्स को ऐसे लोअर कर ले, पहले ऐसे, फिर देखिएगा इसमें जो चेंज आती है जब इसने किसी भी डायरेक्शन में मूव करना होता है तो इसकी जो आर्म्स पोजीशन है वो कुछ ऐसे हो जाती है, ऐसे, ऐसे, इट लोअर्स इट्स आर्म, ऐसे, ये अपने आर्म्स को ऐसे लो कर लेती है, ऐसे वाटर एक्सटेंड हुआ, फिर जो है इसने माउथ ओपन वाटर रिलीज, ऐसे, ये ऐसे तेजी से जो है वो आगे बढ़ती है, ऐसे, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे ही, ऐसे एक्सटेंड करेगी, फिर ऐसे ऐसे, और आगे फिर ये बढ़ती चली जाती है। जो इसकी आर्म्स हैं वो भी इसको सपोर्ट करती हैं आगे मूव करने के अंदर। तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म के मुतल्लक चंद इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। हमारा इनवर्टिब्रेट वाला टू इट्स एनवायरनमेंट, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के स्टेबल हो जाना, उसमें एडजस्ट हो जाना, वो उसके एडेप्टेशंस में आता है। तो फिशेस कैसे एडजस्ट हैं तो उसको हमने डिस्कस करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जिस तरह हमारे चलने में या बर्ड्स के उड़ने के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, इसी तरह जो फिशेस हैं जो वाटर के अंदर वो मूव करती हैं तो डेफिनेटली उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हाउ दे अडेप्ट इन दैट वाटर, वो उसमें कैसे अडेप्ट होती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ अडेप्टेशंस हैं जिनमें सबसे पहले आती हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब ये होता है कि इनकी जो बॉडी है वो टेपर्ड है फ्रॉम बोथ एंड, यानी कि अगर हम फिश को ड्रॉ करें तो इसको देखें तो हमारे पास इसकी शेप कैसे आती है, ऐसे, यानी कि टेपर है दोनों एंड से, इस साइड से भी और इस साइड से भी। ये सेंटर से ये वाइडर है, जो साइड्स हैं उसमें टेपर्ड है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब ये पानी में मूव करेगी, ये मैंने अभी सिंपल फिन्स नहीं बनाए हैं, जब पानी के अंदर मूव करेगी ना, तो पानी के अंदर जब ये मूव करेगी तो ये आ रहा है वाटर, तो डेफिनेटली वाटर विल बी कर्व्ड फ्रॉम अपर साइड एंड डाउन साइड। पानी जो है वो कर्व्ड हो जाएगा, ये पानी को चीरती हुई आगे चली जाएगी। इसलिए हम बर्ड्स को देखते हैं वो भी स्ट्रीमलाइन है, जो हवा को पीछे करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, स्ट्रीमलाइन। जहाज़ हैं वो भी स्ट्रीमलाइन है, इसी तरह बहरी जहाज़ हैं वो भी स्ट्रीमलाइन है। पर्पस क्या है, ताकि जिस चीज़ से गुजरे उसमें फ्रिक्शन उसको कम से कम लगे। तो इस वजह से ये क्या, जब ये इनकी बॉडी है तो वाटर क्या कर लेता है, इसकी ऊपरी बॉडी और नीचे वाली जो कर्व सरफेस है उससे कर्व खाता हुआ गुजर जाता है, ये आगे बढ़ जाती है। तो जितनी ज़्यादा ये फिश स्ट्रीमलाइन होगी उतनी ज़्यादा मूवमेंट जो है वो फास्टर होगी। सेकंड, एक तो फ़ायदा ये हुआ। दूसरा जो इनको एडवांटेज होता है फिशेस को, वाटर मूव कर रहा है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, तो एक तो स्ट्रीमलाइन होगी, सेकंड इसकी बॉडी के ऊपर जो ग्लैंड्स हैं, जैसे कार्टिलेजिनस फिशेस में डर्मल ग्लैंड्स हैं, डेंटिकल मौजूद होते हैं, जो नॉर्मल बोनी फिश हैं उसमें स्केल्स होते हैं, वो बाहर सिक्रीशंस कॉज करते रहते हैं। तो बाहर की तरफ इसकी स्लिमी टच होता है, इनकी चिपचिपाहट होती है इनकी बॉडी के अंदर। तो ये जो स्लिमी नस आती है ना इस ग्लैंड की वजह से, उस स्लिमीनेस की वजह से वाटर एक तो स्ट्रीमलाइन होने की वजह से तेज़ी से गुजर गया, दूसरा जो स्लिपरी टच है उससे वाटर तेज़ी से इसकी बॉडी से गुजर जाएगा। यानी कि जो ग्लैंड्स हैं एक्चुअली जो उसको मॉइस्ट रखते हैं, उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस भी टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट जो हमारे पास तीसरी अडेप्टेशंस हैं वो है फिन्स। अगर हम फिन्स को बात करते हैं ना, तो फिन्स की दो टाइप हैं, इसमें पेक्टोरल और पेल्विक पेयर्ड फिन्स हैं, और अनपेयर्ड फिन्स डोर्सल एंड वेंट्रल। फिन्स वाहद स्ट्रक्चर है फिश के अंदर जो बॉडी से बाहर है, यानी कि ओनली स्ट्रक्चर दैट कम्स आउट फ्रॉम द फिशेस बॉडी दैट देयर फिन्स, वो इसके फिन्स हैं। पेक्टोरल जो फिन्स हैं वो किधर होते हैं, इस रीजन के अंदर। ये पेक्टोरल, जिस तरह हमारे शोल्डर है पेक्टोरल है, ये इसका पेल्विक रीजन है, ये इसका पेक्टोरल है। इस रीजन में मेंशन कर रहा हूँ लेफ्ट साइड पे, इसी तरह राइट साइड पे ये होंगे। ये पेल्विक रीजन, ये क्या कौन सा रीजन है हमारे पास, ये पेक्टोरल यानी कि फ्रंट, इसको पेक्टोरल फिन्स राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे भी होगा। ये मेरे पास कौन सा है, पेल्विक फिन्स, ये लेफ्ट साइड पे है तो राइट साइड पे भी होगा। ये दोनों पेयर्ड है। जो नेक्स्ट इनकी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर जो अपर होता है वो एक ही फिन्स है, उसको अगर हम देखें ये ऐसे,
और इसी तरह जो है लोअर फिन्स, ये जो स्ट्रक्चर ये डिफरेंट शेप का होता है इन डिफरेंट फिशेस, किसी में ऊपर की तरफ फैला हुआ, किसी में किसी टाइप का, ये डिफरेंट फिशेस के अंदर इसकी स्ट्रक्चर है। इसको हम सिंपल इस टाइप में ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर इसके अंदर आता है फिशेस के अंदर, इसको हम कहते हैं डॉर्सल फिन, ये भी सिंगल होता है, और जो नीचे की तरफ आता है ये भी सिंगल है, इसको हम क्या कहते होते हैं जी, वेंट्रल फिन्स। जो ये आपके डॉर्सल और जो वेंट्रल फिन्स है ना, फिन ये क्योंकि सिंगल है, इनका काम होता है इसको स्टेबलाइज करना। जो मूवमेंट आती है वो आती है ये जो पेयर्ड फिन्स हैं और जो टेल के अंदर मौजूद होते हैं फिन्स, यहाँ पर टेल के अंदर, उसको काउडल फिन्स कहते हैं। जो टेल के फिन्स हैं, फिश क्या करती है अपनी टेल को भी ऐसे ऐसे हिलाती है साइड पे, ये फिन्स इनको, इसका काम क्या होता है उसको स्टेबलाइज करना, इनके वो इस एक तरफ मुड़ ना जाए या गिर ना जाए, इसको स्टेबलाइज और स्टीयरिंग करने में ये हेल्प करते हैं। जबकि पेकॉर्डल फिन्स विद द हेल्प ऑफ पेयर्ड फिन्स, यानी कि पेल्विक एंड पेक्टोरल, उसकी वजह से फिश जो है वो पानी के अंदर आगे बढ़ जाती है। इसके लिए कुछ ब्योनेंसी के लिए, मूवमेंट के लिए फिश के अंदर फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, कुछ इंटरनल वाटर्स, इसकी गैस की जो है वो स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसकी वजह से जो पानी के अंदर आप देखते हैं कि वो जंप करती हैं फिर नीचे छलांग लगा देती हैं। जब वो छलांग लगाती हैं तो एक्चुअली वो क्या लेने आई थी, वो एयर अपने अंदर फील्ड करने आई थी। एक तो वैसे ही वो एयर उसको मिल रही है, दूसरा क्या होता है कि उसके स्विम ब्लैडर के अंदर वाटर, वो गैसेस चली जाती हैं। तो स्विम ब्लैडर के जरिए फेरिंग्स के जरिए भी जा सकती है, वैसे भी जा सकती है। इन स्विम ब्लैडर के अंदर जब गैसेस जाती हैं, ये हर एक फिश के अंदर नहीं होता, तो जब वो ये इसमें एयर आती है ये बाहर जाती है, उसकी वजह से भी जो फिश है वो वाटर के अंदर मूव करने के काबिल हो जाती है। तो दीज आर टू द पॉइंट डिस्कशन अबाउट मूवमेंट ऑफ फिशेस। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा चैप्टर 2 का लास्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।